हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवेक कुमार। आप सभी लोग देख रहे हैं आइस टू वेस्ट चैनल, जहां हम सिर्फ हिस्ट्री को पढ़ते नहीं बल्कि हिस्ट्री क्रिएट करने का जुनून भी अपने अंदर पैदा करते हैं। सो आज है डे नंबर 3। ये जो 365 दिन का चैलेंज है उसमें हम लोग शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यूट्यूब पे इतनी अच्छी रीच नहीं है, 100-150 वीडियो व्यूज आते हैं। तो हमने कोशिश किया है कि अब 365 डेज रेगुलर रहेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे, ताकि आपका भी टाइम बचे और हमारा भी टाइम बढ़िया से कंज्यूम हो। आप इजिली, अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी नॉर्मली गवर्नमेंट एग्जाम की, तो हिस्ट्री आपको पूछी जानी है। तो हिस्ट्री की तैयारी हम अपने चैनल पे कराते हैं, पॉलिटी भी इवन कराते हैं, पूरी जो जीएस है उसकी तैयारी हम अपने चैनल पे कराते हैं। आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा नाम है विवेक कुमार। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। तो आज की वीडियो में राष्ट्रकूट वंश पढ़ रहे होंगे। इससे पहले मैंने आपको चोल वंश, वातापी चालुक्य, बादामी चालुक्य और क्या था, कल्याणी थे, और बहुत सारे चालुक्य थे। 3 वर्जन ऑफ चालुक्य थे जिनके बारे में बात की थी हमने। ठीक है, बेसिकली शुरुआत हमने की थी मगध से, चंद्रगुप्त मौर्य से, और फिर आते आते हर्षवर्धन पे मैंने बताया कि हर्षवर्धन के बाद जो ऊपरी हिस्सा है भारत का, नॉर्थर्न पार्ट, इसमें कोई बढ़िया राजा बचा नहीं, क्योंकि हर्षवर्धन ने विवाह भी नहीं किया था किसी से, उनकी कोई संतान नहीं थी। तो क्या हुआ, कन्नौज पे अधिकार करने के लिए कई तरफ से क्या हो गया, नीचे साउथ से लोग युद्ध करने लग गए। फिर मैंने साउथ की आपको बातें बताने लग गया था, जिसमें मैंने शुरू कर दिया था चालुक्य से। चालुक्य के बाद आपको बताया चोल वंश। चालुक्य भी 3 बार स्थापित हुए थे, चोल भी 2 बार स्थापित हुए थे। दोनों और तीनों की बातें हो चुकी हैं पिछले वीडियोस में। आज देखेंगे हम लोग राष्ट्रकूट के बारे में, क्योंकि राष्ट्रकूट वंश भी एक खतरनाक वंश था, जिसने क्या किया था, बहुत ज्यादा एकदम समझ लो चेंजेस ला दिया कन्नड़ भाषा में। इवन जितनी भी जो कन्नड़ भाषा जो कि बोली जाती है कहाँ पे, साउथ के रीजन में, कन्नड़ भाषा का काफी ज्यादा क्या हुआ, विस्तारवाद हुआ। किसके वंश में, राष्ट्रकूट वंश में। तो चलिए जानते हैं, शुरू करते हैं। तो राष्ट्रकूट के जो भैया संस्थापक थे, यानी जो फाउंडर थे, वो थे दंती दुर्ग या फिर दंती वर्मन भी इनको बोलते हैं। अब दंती दुर्ग का खास बात ये थी ना, कि इन्होंने जो उपाधि धारण की थी, वो उपाधि धारण की महाधीराज की। ये देखिए मैंने लिखा है महाधीराज, और सेम ये उपाधि है जो कि चंद्रगुप्त प्रथम ने भी धारण की थी। जब मैंने गुप्त काल आपको बताया था तो बताया था। तो पेपर में कई बार पूछा जाता है। अब बच्चा चंद्रगुप्त प्रथम का तो याद रखता है कि अच्छा महाधीराज, पर यहां भूल जाता है दंती दुर्ग का। तो दंती दुर्ग ने भी सेम उपाधि धारण की थी। पेपर में ऑप्शन में आएगा, क्या पता चंद्रगुप्त प्रथम ना दिया हो, ये ऑप्शन में हो तो इसको टिक कर देना। ठीक है, याद रखिएगा। अब दंती दुर्ग ने अपनी जो राजधानी बनाई, वो बनाई मान्यखेड़ को। ठीक है, वो भी चीज यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है। जो भी बोल रहा हूँ वो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप प्रॉपरली क्या कर सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं, ज्यादा नहीं लगाना पड़ेगा। तो मान्यखेड़। अच्छा, दंती दुर्ग ने क्या किया था, कैसे इसको स्थापित किया राष्ट्रकूट वंश को, मैंने बताया था। सबसे पहले चालुक्य आए थे। तो चालुक्य में जो वातापी चालुक्य थे, जिनको बादामी चालुक्य भी बोलते हैं, उसका एक राजा था कीर्तिवर्मन द्वितीय। कीर्तिवर्मन द्वितीय को इस वंश के जो सबसे पहले शासक हैं, दंती दुर्ग ने क्या किया, हरा दिया। हराते ही अपना वंश डाल दिया, जिसका नाम था राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, राष्ट्रकूट डायनेस्टी। अब भाई दंती दुर्ग चालू हो गए अपना काम, हम एकदम बढ़िया से सब कुछ कर रहे थे, काफी लड़ाई झगड़ा में एकदम एक्टिव था, इसीलिए तो कीर्तिवर्मन को हरा दिया था इसने। फिर लेकिन इसकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक यही हो गई कि इसने चालुक्यों को पूरी तरह से खत्म नहीं किया था। वातापी चालुक्यों को क्या किया, पूरी तरह से खत्म नहीं किया। चालुक्य क्या कर रहे थे, सामंत की तरह जीने लग गए, क्योंकि हार गए थे। तो सामंत मतलब क्या, नॉर्मल आदमी की तरह जीने लग गए। और मन में उनके एक भावना थी कि इन राष्ट्रकूट वालों को एक दिन फिर दिखाना है, मतलब उनको फिर से मारना है। ठीक है, यही काम, यही इसकी गलती जीवन की सबसे बड़ी हो गई दंती दुर्ग की। अच्छा, फिर दंती दुर्ग का बेटा आया कौन, कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम, इसके बारे में क्या पढ़ना है बेटा, इसने क्या किया, एलोरा, जो आप जानते होंगे, अजंता, एलोरा, महाराष्ट्र में जो गुफाएं हैं, उनमें एलोरा की गुफाओं में एक कैलाश का मंदिर बनवा दिया, मतलब कैलाश मंदिर बनवा दिया। कैलाश मंदिर आपको पता होगा शिव जी से संबंधित है। बहुत बड़ा भव्य मंदिर बनवा दिया था किसने, एलोरा में कैलाश मंदिर। ओके, किसने, कृष्ण प्रथम ने। उसके बाद आया भैया ध्रुव। ध्रुव नाम का ये जो बंदा था, इसने कन्नौज पे अधिकार के लिए त्रिपक्षीय जो संघर्ष चल रहा था उसमें हिस्सा लिया, और 100 साल तक ये युद्ध लगभग चला। मतलब समझाता हूं, उस समय क्या था कि हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। इस पर कब्जा करने के लिए इधर से गुर्जर प्रतिहार शासक, मतलब गुजरात की साइड से गुर्जर प्रतिहार शासक, नीचे से राष्ट्रकूट वाले साउथ से, और राइट साइड से यानी बंगाल वाले साइड से, जिसको गौड़ भी बोलते हैं, वहां से पाल शासक, ये तीनों लोग क्या कर रहे थे, हमला करके कब्जा करना चाह रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा जो इसमें मराया गया, मारा खाए, वो थे पाल शासक। और राष्ट्रकूट और प्रतिहार में काफी टक्कर थी, बट फाइनली जीत गए कौन, गुर्जर प्रतिहार शासक, और इन्होंने कन्नौज पे कब्जा करके झंडा गाड़ दिया अपना। पर तीनों लोग क्योंकि क्या कर रहे थे, एक ही के अधिकार के लिए लड़ाई कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, तो इसको नाम दिया गया त्रिपक्षीय संघर्ष। और ये लगभग 100 साल तक चला था। मतलब कैसे 100 साल, मान लो आपको भी होता होगा कि मान लो किसी घर में लड़ाई हो गई,
तो आज मान लो उससे लड़ाई होगी, आपके जब बच्चे होंगे तो वो भी उससे क्या रखेंगे, खुन्नस रखेंगे। तो धीरे धीरे क्या पता जो पुरानी लड़ाई थी वो आज फिर से चालू होगी। यानी लड़ाई क्या हुई, अभी भी चल रही है ऐसा बोलेंगे। मतलब भले ही टाइम गैप हो गया 10-20 साल का, लेकिन हम बोलेंगे कि अरे साला 20 साल से लड़ाई चल रही। उसी तरह युद्ध को भी 100 साल से बोलने का मतलब यही है। ऐसा नहीं कि हर दिन रोज 100 साल तक लड़ते ही रहे, मतलब कंटिन्यू ऐसे में रहा, ठीक है। और सबसे ज्यादा मराए कौन थे, पाल शासक सबसे ज्यादा मार खाए थे। और जीते कौन थे भैया, प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, इनको भी पढ़ना है हमें। सेन वंश, गुर्जर प्रतिहार, चंदेल शासक, अब ये बचे हुए हैं, ठीक है। यही 3-4 बचे हैं। उसके बाद फिर हम बढ़ जाएंगे मेडिवल हिस्ट्री में, जहां पे हम महमूद गजनवी इन सभी के बारे में देखेंगे, तुर्किस्तान वगैरह, ठीक है। तो राष्ट्रकूट शासक कौन था बेटा, ध्रुव ने हिस्सा लिया था। ये पेपर में पूछा जाता है, त्रिपक्षीय संघर्ष में किस राष्ट्रकूट शासक ने हिस्सा लिया था। तो कौन था बेटा, ध्रुव। ध्रुव राठी नहीं, ध्रुव, ठीक है। ओके, अब देखो अमोघ वर्ष, इसका जो अगला शासक आया ये काफी ज्यादा अच्छा था पढ़ाई लिखाई में, काफी मतलब समझ लो एक विद्वान था एक तरीके से। इसी के दरबार में 3 विद्वान रहते थे, रन्न, पुण्य और रन। अरे क्या नाम है, रन्न, पुण्य और पन्न, पुण्य, रन, सॉरी पन्न, पुण्य और रन। अब इसमें जो पुण्य था, ये जो पुण्य है, इन्होंने शांति पुराण की रचना की है। जब मैंने आपको पुराण पढ़ाया था वैदिक सिविलाइजेशन में, तो बताया था 18 टाइप के पुराण होते हैं, जिनमें से मैंने आपको बताया था समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समंदर का पानी पीता है, ये किस पुराण में चर्चा थी, वायु पुराण में। और फिर आपको पूछा था चंद्रगुप्त मौर्य के काल की चर्चा किस पुराण में थी, शायद नहीं, विष्णु पुराण में चर्चा थी। इसी तरीके से आपको मैंने चीजें बताई थी। और मत्स्य पुराण था जिसमें सातवाहन वंश की चर्चा थी, सातवाहन वंश। अब ये सब चीजें पहले बता चुका हूं तो बार बार नहीं बोल रहा हूं। तो उन्हीं 18 पुराण में से एक पुराण है शांति पुराण, जिसको किसने लिखा था, पुण्य ने, पुण्य, PONN, ठीक है। तो रन, सॉरी, पन्न, पुण्य, रन, इस तरीके से याद रखिएगा। तो ये कौन थे भैया, अमोघ वर्ष के घर में रहते थे या दरबार में रहते थे और बहुत विद्वान थे, समझ लीजिए। इसी के टाइम कन्नड़ भाषा का सबसे ज्यादा सर्वाधिक क्या हुआ, विस्तारवाद हुआ। किसके टाइम, अमोघ वर्ष के टाइम। अमोघ वर्षी बेटा धीरे धीरे क्या करने लगा, जैन धर्म की शिक्षा लेकर, किससे लिया, जीन सेन से। और जीन सेन के प्रभाव में जैन धर्म को अपना लिया था इसने। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा धर्म को मानता था, क्योंकि अमोघ वर्ष एक पढ़ा लिखा इंसान था, विद्वान था। तो इस समय क्या हुआ, कन्नड़ भाषा का बढ़िया विस्तार हुआ था। इसीलिए यहां से पेपर में क्वेश्चन आना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो पढ़ लेना इसको। अमोघ वर्ष, ध्रुव ने क्या किया था, त्रिपक्षीय सम्मेलन में हिस्सा लिया था। और क्या हुआ था, राष्ट्रकूट शासक ने बढ़िया इसको कंपटीशन दिया था, प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार वालों को, जो गुजरात के उधर साइड से थे। पर पाल वाले तो कंपटीशन के खुद ही मरते गए, ठीक है। पाल वंश, जो कि अभी पढ़ना है, अभी पढ़ाया नहीं है, पाल वंश भी, ठीक है, जिसके संस्थापक थे गोपाल। आपको पता होगा ओदंतपुरी जो विश्वविद्यालय है वो भी किसने बनवाया था, ठीक है। जब उसमें बताएंगे तो आपको धर्मपाल, गोपाल, ये सब चीजें समझा रहे होंगे। अच्छा, अमोघ वर्ष तक हो गया। इंद्र तृतीय, बात देखते हैं। इंद्र तृतीय, इंद्र भगवान आपको पता होगा, इंद्र भगवान का जो डिपार्टमेंट है वो किससे संबंधित है, वही वर्षा, बादल, इन सभी से संबंधित है। तो इंद्र तृतीय इनका अगला वो था वंश का शासक, जिसके समय अल मसूदी नाम का विद्वान आया। अल मसूदी ने पहली बार मानसून शब्द का वर्णन अपनी पुस्तक में किया। याद रखिएगा, मानसून शब्द का जो वर्णन था पुस्तक में सबसे पहली बार किसने किया, अल मसूदी ने, जो कि आया था इंद्र तृतीय। तो देखो, मानसून, अल मसूदी और इंद्र भगवान, तीनों नाम सेम है तो याद रहने में आसानी रहेगी। अच्छा, मानसून शब्द का सबसे पहली बार नाम किसने लिया था, ये तो था कि किताब में लिख दिया था, किसने, अल मसूदी ने। सबसे पहला जो टर्म कॉइन किया गया वो किसने किया था, हिप्पालस ने, ठीक है। ये भी आपको बताया हुआ है पिछले वीडियोस में। अच्छा, कृष्ण तृतीय जो था, मैंने पिछले वीडियो में कृष्ण द्वितीय कर दिया था, माफ कीजिएगा उसके लिए। कृष्ण तृतीय ने क्या किया कि तलकोत्तम के युद्ध में, तक्कुल्लम के युद्ध में, सॉरी, इसमें परांतक प्रथम को हरा दिया था। अब आप लोग सोचोगे परांतक प्रथम यहाँ कहां से आ गया, अरे परांतक प्रथम चोल वंश का शासक था, बताया था ना, तमिलनाडु में चोल वंश दोबारा से पैदा हुआ था। परांतक प्रथम को हराया था किसने, कृष्ण तृतीय को। मैं पिछले वीडियो में कृष्ण द्वितीय लिख दिया हूं, तो उसको नीचे करेक्ट भी कर दिया है, तो आप लोग भी याद रखिएगा, ठीक है। हो जाता है कई बार ऑडियो और वीडियो में फर्क आ जाता है, ओके। अब इस वंश का आखिरी शासक था कर्क द्वितीय। अब यही देखिए, बताया था ना, तैलप द्वितीय ने किसको हरा दिया था, कर्क द्वितीय को। तैलप द्वितीय कौन था, चालुक्य सॉरी खांसी कुछ ज्यादा ही आ गई थी तो वीडियो को रोकना पड़ा। तो भाई क्या बात कर रहे थे, कर्क द्वितीय इस वंश का आखिरी शासक था, इसी को हरा दिया था तैलप द्वितीय ने। तैलप द्वितीय जो कि चालुक्य कल्याणी का नया वंश का संस्थापक रहता है, मतलब चालुक्य को मार दिया था दंतिदुर्ग ने, लेकिन इसकी लाइफ की यही गलती थी कि उसने पूरी तरह नहीं मारा था। चालुक्य सामंत के तौर पे जीने लग गए थे और दिमाग में रखे थे कि जैसे ही कोई बेवकूफ सा शासक आएगा
राष्ट्रकूट में, उनको हम मार के जीत जाएंगे। तो अभी तक तो आपको पता है दंती दुर्ग एकदम खतरनाक था, इसको मार ही नहीं सकते थे। फिर आया कृष्ण प्रथम, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, एकदम मंदिर ही इतना बड़ा विशाल बनवा दिया था, इससे डर के रहते थे। फिर ध्रुव आया, ध्रुव तो भाई आपको पता ही है यहाँ कन्नौज के युद्ध में एकदम ताकत में था, तो ये चालुक्य इनसे भी नहीं लड़ सकते थे। अमोघ वर्ष के टाइम पे सोचा उन्होंने कि ये तो विद्वान है, पढ़ा लिखा है, इसको मार के हटा सकते हैं। पर इसके तुरंत ही बाद इंद्र तृतीय आ गया। इंद्र तृतीय आपको बताया है बहुत ही खतरनाक शासक ये भी था, और इसके टाइम ही अल मसूदी नाम का विद्वान भी आया, जिसने मानसून वर्ड की सबसे पहली बार पुस्तक में चर्चा की गई, ठीक है। और सबसे पहली चर्चा किसने की? हिप्पालस ने, ठीक है। कृष्ण तृतीय आया, जो कि भैया बहुत ही ज्यादा और मर कहा था, इसने परांतक प्रथम को क्या किया? हरा दिया था। परांतक प्रथम कौन थे बेटा? चोल वंश के राजा वजा थे। फिर लास्ट में कर्क द्वितीय आया, और इसी का तो वेट कर रहे थे चालुक्य कल्याणी वाले कि बेटा जैसे ही कोई बेवकूफ शासक आएगा उसको मार के हम जीत जाएंगे। तो फिर तुरंत ही तैलेब द्वितीय, जो कि था किसका? चालुक्य कल्याणी का शासक था, उसने तुरंत ही इस कर्क द्वितीय को मारा और चालुक्य कल्याणी शुरू हो गया। और चालुक्य कल्याणी तो आपको बता ही दिया है। अच्छा, पुलकेशिन द्वितीय की ही जो ऐहोर अभिलेख मिला था, जिसमें आपको बताया था हर्षवर्धन से लड़ाई उड़ाई की चर्चा है कि हर्षवर्धन को मार दिया था पुलकेशिन द्वितीय ने। किस नदी के तट पे? नर्मदा नदी के तट पे। तो हर्षवर्धन का जो हर्षवर्धन कह रहा हूं, पुलकेशिन द्वितीय का जो ऐहोर अभिलेख है, उसी में सबसे पहली बार गुर्जर जो जाति है, गुर्जर आज के टाइम जानते होंगे, गुर्जर एकदम जाति है हरियाणा उधर गुजरात साइड पे। तो ये जो जाति है सबसे पहली बार मेंशन किसके अभिलेख में थी? पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोर अभिलेख में, ठीक है। तो ये भी चीज कई बार पूछ लेता है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जहां पे हम पढ़ रहे होंगे किसके बारे में बेटा? पाल वंश, सेन वंश और चंदेल वंश। ये तीनों को एक साथ ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक एक वीडियो में ये जो महान वंश है, मतलब जिनका इंपॉर्टेंस है पेपर में पूछता है, उनके लिए मैंने एक एक वीडियो रखा है। बाकी सभी को क्या करूंगा? एक साथ ही निपटा दूंगा, ठीक है। इसके बाद जैसे ही होता है तुरंत हम लोग चल जाएंगे मेडिवल हिस्ट्री में, क्योंकि अब हमारे वीडियोस हो चुके हैं लगभग 21-22 हो गए होंगे अब तक, या 20 हो गए होंगे। अब हमें अपनी हिस्ट्री को फास्ट करना पड़ेगा, ताकि हम लगभग 50 से 60 वीडियोस में पूरी हिस्ट्री को कंबाइन कर सकें अप टू मॉडर्न हिस्ट्री, वरना तो फिर चलता ही रहेगा, ठीक है। सो होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और देखते रहिए ISTY चैनल। ओके, बाय बाय।